Welcome back to my channel Edutainment, and I am Smita Singh, your educator for Code 55 Human Resource Management and Labor Welfare. And we are talking about most important MCQ series which are going to solve. So हम इससे पहले के जो सेशंस हमने लिए हैं उनमें से अगर आपने उन सेशंस को देखा है तो आपको you must be aware that we have covered 5 units. यूनिट 1 to यूनिट 5 हमने कवर किया है थ्योरी पार्ट इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट. there is no charges for the classes for the sessions, and also I have brought up to you so many sessions in which I have discussed, I have explained, I have solved so many questions. The questions were MCQs and PYQs. So again मैं यूनिट 5 खत्म करने के बाद अगेन मैं MCQs की सीरीज लेकर के आई हूँ जो कि PYQs एंड MCQs का कॉम्बिनेशन है. सो आप इन सेशंस को लाइक अब डेली नहीं देख पाते हैं तो आप उन वीडियोस को बाद में अगर देखना चाहें तो डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर आपको जैसे सुटेबल लगे अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इन वीडियोस को, बिकॉज दीज आर द रिकॉर्डेड वीडियोस, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. राइट. सो ये आपके स्क्रीन पर जो सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है. सो अगर आपने उन सेशंस को अटेंड नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड suggest you that you please go through the channel, go through the sessions. You must like the sessions. So हमारा जो लास्ट क्लास का लास्ट जो हमारा सेशन था उसका लास्ट क्वेश्चन था, under the minimum wage act 1948 what is the extent of representation of independent person in the advisory committee. so उसका सही आंसर था 1/3 of its total members. so लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था. सो आपने अगर किया होगा तो आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस सेशन का मैथ्स के बेसिस पे. मैच द फॉलोइंग, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. मैच में क्या होता है, मैच में आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया जाता है. एग्जाम में भी ऐसे ही पैटर्न आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. इवन एज इट इज क्वेश्चन, जो मैं आप क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वो समझ लीजिए कि वो वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड पूछे जा चुके हैं इवन. सो हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे. मैच द प्रोपाउंडर्स मेंशन्ड इन लिस्ट 1 विद द थ्योरीज ऑफ वेज मेंशन्ड इन लिस्ट 2. लिस्ट 1 में देखेंगे क्या है और लिस्ट 2 में देखेंगे क्या है. लिस्ट 1 में देख रहे हैं हम, ऑप्शन ए देखेंगे JS मिल, ऑथर का नाम दिया गया है. दूसरा है बी वॉकर, सी JV क्लार्क एंड डी रिकार्डो. उनके आगे उनकी थ्योरीज दी गई है, तो आपको सही मैच करना है कि किस ऑथर ने कौन सी थ्योरी दी है. सो आपको मेनली यही याद रखना है. और थ्योरी पार्ट जो मैं कराती हूँ, थ्योरी इसलिए करवाते हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो, आप आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो. राइट. तो थ्योरी पार्ट करने से क्या होता है, क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है. इवन दो द क्वेश्चंस आर नॉट केम अक्रॉस एवर टू यू. सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, बट उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लेते हैं अगर आपका थ्योरी पार्ट मजबूत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं, कहीं ना कहीं अपनी दिमाग को लगाते हैं कि अच्छा ये तो 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें आप दिमाग लगाएंगे कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता. इस तरह से आप एलिमिनेट करके, क्योंकि आप अगर आपकी कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक पे क्लियर है तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. राइट. सो अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न है, तो उसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को देख करके आप क्वेश्चन को सही मार्क कर सकते हैं कि जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ऐसा लगेगा कि पहला ऑप्शन ऐसा कौन सा कि जो सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए आपको. तो आप पढ़ेंगे एक बार में नहीं, 2 बार या 3 बार में आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं. जो क्वेश्चन नहीं आते बिल्कुल आपको, उनकी बात कर रही हूँ, उन क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या पूछने की कोशिश कर रहा है. और ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पहले एलिमिनेट होना चाहिए, ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए. अच्छा, एक चला गया, दूसरा देखेंगे कि और इसके अलावा क्या नहीं हो सकता. आपने 2 एलिमिनेट कर दिया, अब बचे दो में आपके पास 50-50% का चांस रह जाता है. तो अगर नहीं भी आता है तो आप तुक्का मार सकते हैं 2 में, या फिर आप फिर भी एक और कोशिश करेंगे कि ठीक है आप लास्ट एकदम चुनेंगे कि लास्ट कौन है, टॉप 1 कौन है, जो टॉप 1 की प्रायोरिटी में जाएगा कि वो वही ही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता है. तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं अगर आप थ्योरी पार्ट को सही से करते हैं, या फिर आप कंसेप्चुअली रीडिंग करते हैं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करते हैं तो. राइट. सो यहाँ पर सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4. देखेंगे JS मिल ने कौन सी थ्योरी दी थी. JS मिल ने दी थी दैट इज
जेएस मिल ने दिया था, ऑप्शन नंबर लिस्ट 2 में जाएंगे, वेज फंड थ्योरी। सो जेएस मिल ने वेज फंड थ्योरी दी थी। वॉकर ने क्या दिया था? वॉकर ने दिया था ऑप्शन नंबर थर्ड, रिजाइडुअल क्लाइमेट थ्योरी दी थी। सी देखेंगे क्या दिया हुआ है इसमें, सी में है आपका वन, जेबी क्लार्क ने क्या दिया था? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी थी। जेबी क्लार्क ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी थी, वेर एज रिकार्डो ने दी थी सबसिस्टेंस थ्योरी। राइट, सो आपको सारे मिल गए यहाँ पर, सारे के आंसर्स मिल गए आपको। सो अगेन एक बार फिर से मैच करेंगे इस क्वेश्चन को। ए का 2 हो गया, जेएस मिल ने दिया था वेज फंड थ्योरी, वॉकर ने दिया था रिजाइडुअल क्लाइमेट थ्योरी, जेबी क्लार्क ने दिया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एंड रिकार्डो ने दिया था द सबसिस्टेंस थ्योरी। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे। Under which of the following legislations the provision for payment to any trade union fee on a written authorization from an employee has been provided? So क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? Under which of the following legislations the provision for payment to any trade union fee on a written authorization from an employee has been provided? आपके सामने ऑप्शन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो हियर पहला देखेंगे, वन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, सेकंड, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, थर्ड, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, एंड फोर्थ, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। सो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे एंड देन आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी और आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने के लिए एफिशिएंट हो जाएंगे। आप खुद सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। राइट, सो हियर क्वेश्चन क्या पूछा है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन द प्रोविजन फॉर पेमेंट टू एनी ट्रेड यूनियन फी ऑन अ written authorization from an employee has been provided? So the correct answer for this question is option number third, payment of wages act 1936. This would be the right answer. Option number third would be the right answer for this question. Let's move to the next question. Which among the following statement is not true in is relation to लेबर वेलफेयर? सो आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं पूछा है। सो ऑप्शंस को पढ़ेंगे। लेबर वेलफेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। लेबर वेलफेयर क्या है? लेबर वेलफेयर एक एसेंशियल पार्ट होता है सोशल वेलफेयर का। दूसरा है, लेबर वेलफेयर वर्क नॉट ओनली कवर्स द वर्क लाइफ ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री बट ऑल्सो एक्सटेंड्स बियॉन्ड इट इनटू हिज लाइफ विद हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। थर्ड देखेंगे, लेबर वेलफेयर इज नॉट कंसर्न विद डिजायरेबल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकली एंड सोशली डिटरमिन्ड। फोर्थ देखेंगे, लेबर वेलफेयर इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव इन टाइम एंड प्लेस। सो आपको इसमें से नॉट ट्रू बताना है। बाकी के तीन ऑप्शंस आपके ट्रू हैं, एक ऑप्शन नॉट ट्रू है, आपको वही बताना है, नॉट ट्रू बताना है। आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की। जिस क्वेश्चन में के ऑप्शन में आपको नॉट दे दिया गया और लाइक अच्छा खासा स्टेटमेंट है और उसमें नॉट दे दिया है, राइट, तो आप तीन ऑप्शंस को मैच करेंगे कि क्या सब में नॉट नॉट दिया है या फिर सिर्फ एक में नॉट दिया है। तो आप जब नॉट करेक्ट पूछा है और किसी एक ऑप्शन में ऐसा नॉट दिया है तो आप 99% ऐसा चांस होता है कि वो क्वेश्चन नॉट वाला ही होता है, जो ऑप्शन जिसमें नॉट लिखा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी अगर नहीं आए, आप जल्दबाजी में हैं, आपके पास टाइम नहीं रहा है, एग्जाम में आप सपोज कोई और अदर क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका टाइम खत्म हो गया है और आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं कि आप टाइम दे पाए, तो अगर टाइम ना दे पाए और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उनको एक सरसरी निगाह से पढ़ के फटाफट आंसर दे सकते हैं। राइट, सो उसमें चांसेस है 99% की आप सही मार्क कर दे। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर। यहाँ पर दिया है लेबर वेलफेयर इज नॉट कंसर्न विद, नॉट लिखा है, नॉट कंसर्न विद डिजायरेबल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ऐसी बात है ही नहीं, गलत बात है। लेबर वेलफेयर का मतलब ही होता है कि वो डिजायरेबल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकली एंड सोशली डिटरमिन्ड, वो सारी चीजों पे फोकस करने के लिए है। सोशल वेलफेयर का मतलब ही होता है कि आपके
कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या पीपल कैसे होने चाहिए, क्या कैसे सराउंडिंग होनी चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, बायोलॉजिकली सोशली क्या डिटर्मिनेशन होना चाहिए, किस तरह से डिटर्मिनेट होनी चाहिए लाइफ। तो इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया है नॉट, तो ये आपका आंसर, आपका ये जो ऑप्शन है वो नॉट ट्रू वाला है, राइट। सो यहाँ पे नॉट ट्रू ही पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी के ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन वन देखेंगे, लेबर वेलफेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है कि जो लेबर वेलफेयर होता है, लेबर वेलफेयर की अगर बात करें तो वो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये लेबर वेलफेयर का मतलब होता है कि ये एक एसेंशियल पार्ट होता है सोशल वर्क लाइफ का, सोशल वेलफेयर के लिए एक ये एसेंशियल लाइफस्टाइल होती है, एक एसेंशियल पार्ट होता है। दूसरा देखेंगे, लेबर वेलफेयर वर्क नॉट ओनली कवर्स द वर्क लाइफ ऑफ वर्कर्स, क्या कह रहे हैं कि जो लेबर वेलफेयर की अगर बात करती है इंडस्ट्री, तो वो सिर्फ उनके लेबर की ही लाइफ को कवर नहीं करती है, बल्कि उसके बियॉन्ड उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, उसकी कम्युनिटी, सबका ख्याल रखते हैं, उन सब के वेलफेयर की बात करता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ देखेंगे, लेबर वेलफेयर इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव इन टाइम एंड प्लेस, ये भी सही है। तो ऑप्शन वन टू फोर आर करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी दी नॉट राइट, मतलब नॉट ट्रू, सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following does not constitute to be a direct source of industrial jurisprudence in India? सो आपको बताना है इसमें से कि जो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि डायरेक्ट सोर्स नहीं है इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस का इन इंडिया, राइट। सो आप एक बार ऑप्शंस को देखेंगे एंड क्वेश्चन को वंस अगेन पढ़ेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चन की। एंड हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस का इन इंडिया, बाकी के जो सारे हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, judicial decisions, they are the direct source of industrial jurisprudence in India, but international obligation is not the does the is not the direct source of industrial jurisprudence in India, right? I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Let's move to the next question. Who was the first person to advocate an 8-hour working day for workers? इनमें से कौन से ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने 8 घंटे काम को एडवोकेट किया था, मतलब सबसे पहले इन्होंने किसने इनिशिएट किया था, किसने शुरुआत की थी कि ऑफिस में या फिर इंडस्ट्री में 8 घंटे की जॉब होनी चाहिए, 8 ही घंटे की जॉब होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर रूल रेगुलेशन फिर बनाया गया कि इतना, क्योंकि एक जो ह्यूमन बीइंग एक बॉडी है कितना काम कर सकती है एक दिन में कि वो हेल्दी रहे, सस्टेन कर पाए। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 8 आवर्स का प्रोविज़न फिक्स किया गया। तो उन्होंने ऐसे कौन से हैं, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में पहले देखेंगे। ऑप्शन वन है रॉबर्ट ओवन, सेकेंड जॉन स्टुअर्ट मिल, थर्ड जॉर्ज इलियट एंड फोर है ऑगस्ट कॉम्प्टे। सो आपको करेक्ट आंसर बताना है दैट who is the person to educate an 8 hours working day for workers. The correct answer for this question is option number one, Robert Owen. Let's move to the next question. The next question is, 12th plan has identified certain sectors that will create large employment. Which among the following sectors has not been identified? इनमें से ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, फॉर व्हाट? क्या पूछ रहा है? ट्वेल्थ प्लान में जब 5 ईयर प्लान बना तो 5 ईयर का जो 12वां प्लान आया, 5 ईयर्स का प्लान लेके गवर्नमेंट आई, जिसमें से सबसे पहला प्लान था एग्रीकल्चर को लेकर के, प्रोडक्शन मतलब अनाज के प्रोडक्शन की बात की गई, जो 5 साल के 5 साल का बनाया गया था 5 ईयर प्लान, जिसमें सबसे, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम की बात है, तब बहुत ज़्यादा गरीबी थी, भूखमरी थी, लोगों को के पास इतना अनाज नहीं होता था कि सबके पेट पाले जा सके, क्योंकि हम देसी अनाज देसी खाद यूज़ करते थे करने में। उसके बाद फिर क्या आया,
5 ईयर प्लान लाया गया कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले भूख को मिटाएंगे। सबसे पहले हम भूख पे काम करेंगे कि लोग कोई इंडिया का कोई भी एक बच्चा, कोई भी एक पर्सन, बूढ़ा बड़ा बूढ़ा, कोई भी एक पर्सन भूखा ना रह जाए। तो सबसे पहले उसके लिए मुहिम उठाई गई 5 ईयर प्लान में। तो 5 ईयर प्लान में जो फर्स्ट प्लान था 5 ईयर का, उसमें एग्रीकल्चर की बात की गई, राइट। सो वो सक्सेसफुल रहा, जो टारगेट था गवर्नमेंट का उससे अच्छा अचीव किया था। उससे ज़्यादा जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी 5 ईयर प्लान की, जिसमें एग्रीकल्चर पे जो फोकस किया गया था वो अच्छा उसका आउटपुट निकल के आया था, राइट। तो उसी तरह जो 5 साल का जो प्लान था, 5 ईयर प्लान था, जो कि हर 5 साल पे आता था, राइट। ऑब्वियस सी बात है, 5 साल का प्लान है तो आप 5 साल का जब एक प्लान खत्म हो जाएगा तब फिर दूसरा प्लान लेकर के आएंगे आप, राइट, 5 ईयर का प्लान। तो दूसरा फिर आया इंडस्ट्री को लेकर के कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो इस तरह से 12वां जो 5 ईयर प्लान था उसमें क्या आइडेंटिफाई किया गया था। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक अगेन। 12th प्लान हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन सेक्टर्स दैट विल क्रिएट लार्ज एम्प्लॉयमेंट। 12वां जो प्लान था उसमें क्या बोला गया था कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया 12वें प्लान में कि सर्टेन जो सेक्टर्स हैं विल क्रिएट लार्ज, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि लार्ज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड। इनमें इनमें से कौन से वो सेक्टर है, कौन सा वो सेक्टर है जो कि आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। बाकी के 3 वो सेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप कह सकते थे, या फिर वो जो 12th प्लान था उस 12th प्लान में वो सेक्टर्स थे, वो 3 सेक्टर, 3 ऐसे नाम हैं यहाँ पर इस ऑप्शंस में, जिन यू नो जिनके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया था, डिटरमाइन किया गया था, असर्टेन किया गया था कि ये लार्ज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, राइट। बट उनमें से एक ऐसा नहीं है जो कि नहीं था, एक ऐसा है जो नहीं था, राइट। सो आपके सामने ऑप्शंस है। पहला है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, दूसरा है लेदर एंड फुटवेयर, थर्ड है जेम्स एंड ज्वेलरी, एंड फोर्थ है हेल्थ केयर। So here the right answer for this question is health care, right? जो 12th 5 ईयर प्लान था उसमें हेल्थ केयर को इंक्लूड नहीं किया गया था। बाकी के जो 3 हैं, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, लेदर एंड फुटवेयर एंड जर्म्स एंड ज्वेलरी, these sectors included in that category where government expected that will create large employment, right? Let's move to the next question. Which among the following is not a factor which will determine the level of demand for any commodity? Again पढ़ूंगी इस क्वेश्चन को मैं। Which among the following is not a factor which will determine the level of demand for any commodity? पहला है प्राइस, दूसरा है प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, तीसरा है टेस्ट, और चौथा है सोशल वैल्यूज। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। So here the right answer for this question is price, दूसरा है राइट आपके सामने ऑप्शन है, आपने आई थिंक क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को देख लिया होगा। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर। सोशल वैल्यूज जो है ना वो फैक्टर नहीं है विच विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी। सोशल फैक्टर ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि डिटरमाइन करे कि लेवल क्या है डिमांड का for any commodity. Rest, price of other commodities and taste are the factors which determine the demand for commodity, right? Let's move to the next question. Examine the following statements on the control process in management. Identify those which are ट्रू एंड दोज विच आर फॉल्स। सो आपको आपके सामने ऑप्शंस है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है एंड फॉल्स कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस है। ए देखेंगे, प्लान्स सेट द yardstick against which managers devise controls. B, there are multiple standards against which performance is measured at different point of time. C, there are no internal mechanisms for correction of deviation at so control is done always at the end. D, control has a feedback value which may or may not have value for future planning. So आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन 1 देखेंगे,
ए बी आर राइट, डी इज रॉन्ग। दूसरा है ए बी आर राइट, सी एंड डी आर रॉन्ग। तीसरा है बी एंड सी आर राइट एंड ए एंड डी आर रॉन्ग। चौथा है ए बी डी आर राइट एंड सी इज रॉन्ग। सो आपके सामने ऑप्शंस है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। सो रीड द क्वेश्चन by your own and try to solve the question. So here the right answer for this question is option number 2. A, B are right, C and D are wrong. देखेंगे किस तरह से A और B right है और C और D wrong है। क्या देखेंगे? A को पहले देखेंगे, राइट। So A में देखेंगे plan set the yardstick against which managers device control, ये राइट है। दूसरा है देर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी बात सही है कि देर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स है जो कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एट डिफरेंट पॉइंट एंड डिफरेंट टाइम बनाए गए हैं, ये भी सही है। सी देखेंगे दे आर नो इंटरनल मैकेनिज्म फॉर करेक्शन ऑफ डेविएशन एट सो कंट्रोल इज डन ऑलवेज एट द एंड, ये गलत बात है, यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए था। अगर नो नहीं होता तो ये भी ऑप्शन ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे नो डाल दिया है, सो ये ऑप्शन आपका नॉट ट्रू हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। डी देखेंगे कंट्रोल हैज फीडबैक वैल्यू विच मे और मे नॉट हैव वैल्यू फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे मे और मे नॉट डाल दिया है, सो ये भी गलत हो गया। सो सी एंड डी आर फॉल्स, ए एंड बी आर ट्रू। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इस सेशन में इतना ही। एंड आगे का जो मैं सेशन लूँगी उसमें थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगी, ये सेशन थोड़ा शॉर्ट हो गया। सो आगे का जो मैं नेक्स्ट अपकमिंग सेशन लूँगी उसमें आपको अच्छे से और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आऊँगी मैं। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच।